नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे और यह सम्मेलन 19 मार्च तक चलेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इसमें चीफ गेस्ट है। वो इस बार के जो सम्मेलन है उसमें अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और साथ ही कई अन्य जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं वो शामिल हो सकते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित जो ये सम्मेलन है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जो उथल पुथल है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर हो रहा। इस बार रायसीना डायलॉग की जो थीम कालचक्र है वो पीपल, प्लेस और प्रेजेंट रखा गया है, जिसमें करीब 125 देशों के 3500 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह जाएंगे। मार्च के अंतिम हफ्ते में ये दौरा हो सकता है। बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सबसे पहले बिहार का दौरा प्रस्तावित है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह का 2 राज्य का जो दौरा है वो प्रस्तावित है, पश्चिम बंगाल और साथ ही बिहार का जो दौरा है। क्योंकि देखिए बिहार में आने वाले दिनों में इलेक्शन है और उससे पहले अमित शाह का ये दौरा काफी मायने रखता है और कई कह सकते हैं कि जो रणनीति बनेगी चुनाव से रिलेटेड वो भी अमित शाह के सामने ही बनेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह जाएंगे। मार्च के अंतिम हफ्ते में यह दौरा हो सकता है। बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा अमित शाह करेंगे, जिसमें सबसे पहले बिहार जाएंगे और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे। हालांकि मार्च के अंतिम हफ्ते में यह दौरा प्रस्तावित है और देखना होगा कि अमित शाह जब पश्चिम बंगाल और बिहार जाते हैं तो क्या कुछ वहां पर रणनीति बनती है, क्या कुछ क्या बीजेपी के आला कमान से भी उस दौरान मुलाकात होती है और साथ ही साथ अमित शाह अगर जाते हैं तो क्या बिहार के गठबंधन की जो सरकार है उसमें कुछ रणनीति तैयार किया जाता है आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर के, किन मद्देनजर। हालांकि ये देखना होगा। मार्च के अंतिम हफ्ते तक बताया जा रहा है कि अमित शाह बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। तो चलिए इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक, पार्लियामेंट एनेक्सी पर जेपीसी की बैठक होगी। बैठक में कानूनी विशेषज्ञ जो है उसकी कमेटी से राय ली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे एक देश एक चुनाव के लिए दिल्ली में बैठक होने वाली है। जेपीसी की ये बैठक है, पार्लियामेंट एनेक्सी में जेपीसी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कानूनी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे और साथ ही एक देश एक चुनाव पर, क्योंकि इसके बाद ही एक देश एक चुनाव पर जो फाइनल मुहर है वो लग जाएगी। क्या एक बार में ही पूरे देश में ये चुनाव होगा? हालांकि अभी भी जेपीसी की मुहर लगना बाकी है। ये बड़ी बैठक होगी, उसके बाद जाकर के ये तय हो जाएगा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं एक देश एक चुनाव से देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी और साथ ही साथ समय भी लोगों का बचेगा और कई ऐसे बदलाव है जो इसके लागू होने के बाद देखे जा सकते हैं। तो आज जेपीसी की बैठक है, जेपीसी की बैठक में क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल पार्लियामेंट एनेक्सी में इसकी बैठक होनी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर स्थित मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया है और इस दौरान ही उन्होंने निर्माण की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को विश्वविद्यालय के निर्माण को समय सीमा पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। वही मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के निर्माण के उद्देश्य को महत्वपूर्ण बनाते हुए यह कहा कि यह संस्थान न केवल उच्च शिक्षा का केंद्र बनेगा बल्कि स्थानीय विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और दक्षता पर जोर दिया, साथ ही परियोजनाओं के सभी पहलुओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी बात कही है।
वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे और यह दौरा जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इस दौरान चर्चा किया जाएगा। यह दौरा खासतौर पर तब हो रहा जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। वही मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली का जो दौरा है और बीजेपी नेताओं से मुलाकात प्रदेश के राजनीतिक भविष्य में अहम भूमिका निभा सकती है और आगामी निर्णयों की दिशा भी तय कर सकती है। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते जहां पर मिशन चंद्रयान 5 को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। चंद्रमा की सतह का जो अध्ययन है वो करेगा चंद्रयान। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने इसकी जानकारी दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर चंद्रयान 5 को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा चंद्रयान 5। मिशन 5 चंद्रयान 5 को मंजूरी मिल चुकी है, इसरो ने यह जानकारी दिया है। तो बताते चले कि मिशन चंद्रयान 5 जो है वो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा और उसके बाद पूरी जो रिपोर्ट है वो इसरो के पास आ जाएगा। इसरो प्रमुख ने ये जानकारी दिया है कि केंद्र की ओर से मिशन चंद्रयान 5 को मंजूरी मिल चुकी है। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 1973 से 1975 तक उत्तर प्रदेश के विकास के लिए स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का दृष्टिकोण आज भी एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में जीवित है। मुख्यमंत्री ने बहुगुणा के नेतृत्व में क्षमता और उनके जो योगदान है उनकी सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए जो कार्य है, जो नीतियां हैं, वो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वही उन्होंने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व के कारण ही उत्तर प्रदेश में कई अहम परिवर्तन भी इस दौरान संभव हो सके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उन्होंने जो संकल्प और जो कार्य योजना 1973 से 1975 के बीच में तय की थी, वो आज भी हम सब के लिए एक मार्गदर्शिका है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को प्राप्त हुआ था। बढ़ते अगली खबर की ओर जहां पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए राज्य बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी बजट राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, विकासात्मक योजनाओं को लागू करने और जनता की भलाई के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने पर केंद्रित होगा। तो 2025 से 2026 का जो बजट है हिमाचल प्रदेश का वो पेश होने वाला है। तमाम तरीके से इसमें ये राज्य की विकास और साथ ही साथ हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास होगा और इसी बजट को जल्द से जल्द पेश किया जाएगा। बजट से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ऐसा कहना है। तो 2025 से 26 का जो हिमाचल प्रदेश का बजट है उसमें जो पर्यटन विभाग है उसके लिए भी काफी कुछ ऐसे संभावनाएं हैं कि उनके लिए भी बजट में खास चीजें दी जाएंगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य और तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं उनके लिए भी खास योगदान रहेगा। वो छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है। शाम के 4:30 बजे बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचेंगे सीएम साय। वो पीएम मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम साय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मीटिंग संभव। बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर सीएम साय
दिल्ली के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम दिल्ली के दौरे पर है। इस दौरान पीएम से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। यह दौरा कई मायनों में खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय आला कमान है, बीजेपी की जो आला कमान है उनसे मीटिंग करेंगे। क्या कुछ प्रस्ताव लेकर आते हैं ये देखना होगा और साथ ही साथ मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी देखना होगा। क्या छत्तीसगढ़ के लिए किसी सौगात का कह सकते हैं कि एक ब्यौरा तैयार करके सीएम साय ला रहे हैं या फिर क्या कुछ ये मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे सीएम साय और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान जरूर मांगने वाले हैं क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय जो है उनका आज दिल्ली का दौरा है। 4:30 बजे वो समय बताया जा रहा है जब दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद दोनों ही बीजेपी प्रमुखों से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। वही गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर सीएम सावंत ने कहा कि मनोहर पार्रिकर ने अपनी जो समर्पित सेवा है उसे न केवल गोवा बल्कि देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीएम सावंत ने पार्रिकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यों से गोवा और देश के लोगों के लिए कई स्थायी परिवर्तन हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की राजधानी बनता जा रहा। उनका यह बयान राज्य में बढ़ती अपराध की घटनाओं और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के आया है। कमलनाथ ने आरोप यह भी लगाया कि प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण राज्य में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और भ्रष्टाचार का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा। ये तो कानून अव्यवस्था की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है, भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है। पूरा देश देख रहा है मध्य प्रदेश की ओर और ये हालात है। वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। ओवैसी ने सरकार के इस विधेयक को लेकर अपनी चिंता जताई है और इसे मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया। प्रदर्शन में कांग्रेस, TMC, RJD और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वही विरोध कर रहे नेताओं ने विधेयक के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है और इसे मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला करार दिया। ओवैसी ने कहा कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय के लिए उचित नहीं है। ओवैसी लगातार विरोध करते हुए भी नजर आया। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठे तमाम जो विपक्षी दल है वो वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठा है और ओवैसी का AIMIM प्रमुख का यह कहना है कि ये जो बिल है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। इस बिल से मुस्लिमों का लॉस होगा, उनकी जो हक है उनसे उनका वो छीना जाएगा। तो इसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है जंतर मंतर पर। और ओवैसी ने इसको लेकर के, इस बिल को लेकर के अपनी चिंता हालांकि कई बार जता चुके हैं और ये कह चुके हैं कि केंद्र सरकार मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है, मुस्लिमों को खत्म करने की साजिश कर रही है। हालांकि इस बिल के ऐसा कोई अगर क्लॉज की बात करें इससे कोई शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षियों की ओर से विरोध लगातार जारी है। हालांकि देखना होगा कि आज जंतर मंतर पर जब सारे विपक्षी एक साथ एकत्रित हुए हैं तो इसमें क्या कुछ मोड़ लेते हुए नजर आता है। वही रमजान के महीने के बाद इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग ईद मनाएंगे। इस साल की ईद 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को मनाई जाएगी और इसी बीच बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने बड़ा फैसला भी लिया है। पार्टी ने यह तय किया कि 32 लाख जरूरतमंद लोगों के बीच सौगात मोदी किट बांटी जाएगी।
बताते यह भी चले कि इस पहल के तहत जो पार्टी है वो आगामी दिनों में ईद के दौरान 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों तक पहुंचेगी और जरूरतमंदों को ईद मनाने के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराएगी। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने जो अभियान का ऐलान करते हुए मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों को जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह आयोजित करने और जरूरतमंद जो परिवार है उनको सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 20 देशों के खुफिया विभाग के प्रमुखों से बैठक की है। इसके बाद एनएसए अजीत ने अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड से दिल्ली में द्विपक्षीय मुलाकात की। इस बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और साथ ही आपसी हित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर गहराई से बातचीत हुई। दोनों ही नेताओं के बीच बैठक में अमेरिका में भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उसके लिए जगह नहीं देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों ने मुख्य रूप से खुफिया जानकारी साझा करने के तरीकों को मजबूत करने और भारत अमेरिका वैश्विक रणनीति साझेदारी के साथ ही जहां सुरक्षा क्षेत्र में मिल करके काम करने के तरीकों पर भी चर्चा की। बताते यह भी चले कि आज गबार्ड रायसीना डायलॉग में भी शिरकत करेंगे। वही जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में फायरिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में फायरिंग हुई है। इसमें 1 से 2 आतंकी के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इलाके की घेराबंदी की गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी के मद्देनजर जो टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और इलाके की घेराबंदी करके 1 से 2 जो छिपे होने की आतंकी के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है उसको लगातार सर्च अभियान चला करके उसको ढूंढने का जो प्रयास है वो हमारी सेना के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में फायरिंग हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकियों के छिपे होने की आशंका मिलती है, लेकिन हमारे जो जाबाज जवान हैं वो उतनी ही मजबूती के साथ उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे लड़ते हैं, उनको उनके मंसूबों को कामयाब होने से पहले ही उन्हें ढेर कर देते हैं। तो इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान लगातार जारी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बीते रविवार को जानकारी दी कि ट्रस्ट ने पिछले 5 वर्षों में सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए का कर चुका है, जिनमें से 270 करोड़ रुपए माल और सेवा कर के रूप में भुगतान किया, जबकि शेष से 130 करोड़ रुपए अन्य विभिन्न कर जो कर श्रेणियां हैं उसके तहत चुकाए गए हैं। चंपत राय ने यह भी कहा कि अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई, जिसमें यह स्थल एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बन गया और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए। उन्होंने यह भी बताया कि महाकुंभ के दौरान 1.26 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आए थे। दिल्ली पुलिस ने पुलिस स्टेशन में एसएचओ की नियुक्ति के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपको यह बताते चले कि पहली बार एसएचओ की जो नियुक्ति है वो अब मेरिट के आधार पर, मेरिट के लिए जो परीक्षा होगी उसके आधार पर किया जाएगा। इससे पहले एसएचओ की नियुक्ति वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर की जाती थी, लेकिन अब यह बदलाव चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया गया। जानकारी के मुताबिक इस नई पहल की जो शुरुआत है वो साइबर पुलिस स्टेशनों से किया जाएगा। 15 साइबर एसएचओ पदों के लिए कुल 122 पुलिस इंस्पेक्टरों ने आवेदन दिया है, जहां पर एसएचओ की जो नियुक्ति है उसके लिए परीक्षा 18 मार्च को दिल्ली पुलिस एकेडमी वजीराबाद में आयोजित किया जाएगा। तो एसएचओ की नियुक्ति के लिए जो प्रोसेस था पहले उसे अब बदल दिया गया है।
अब पहले परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद जाकर के आपको एसएचओ का पोस्ट मिलेगा। हालांकि अगर पहले की बात करें तो पहले अनुभव के आधार पर ये पोस्ट दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया। हालांकि ये जो बदलाव है वो पहले जो साइबर सेल है उनके अंदर ये लागू किया जाएगा। 18 तारीख को इसका पेपर होना है, उसके बाद जो चयन किया जाएगा उसको एसएचओ का पद मिलेगा। तो एक बड़ा बदलाव सरकार की ओर से किया गया। अब एसएचओ मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि अब अनुभव काम नहीं आएगा, अब आपकी शिक्षा काम आएगी। तो अमृतसर मंदिर पर ग्रेनेड हमले का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बताते ये चले कि बाइक सवारों ने मंदिर के बाहर ग्रेनेड धमाका किया था। मृतक की पहचान गुरसिद्धक सिंह के रूप में हुई है। वही आरोपी का एक अन्य साथी विशाल कुमार मौके से भाग निकला। इस मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह भी गोली लगने से जख्मी हो गए। कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सीआईए स्टाफ को यह सूचना मिली थी कि ग्रेनेड हमला करने वाले दोनों ही आरोपी राजसांसी इलाके में घूम रहे हैं, जिसके बाद सीआईए स्टाफ और थाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। वही एसएचओ छेहरटा ने मोटरसाइकिल पर सवार आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दिया और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह के बाएं हाथ पर लगी। वही एक गोली इंस्पेक्टर अमोलक सिंह की पगड़ी पर लगी और एक गोली पुलिस वाहन पर लगी। इस दौरान इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे आरोपी गुरसिद्धक घायल हो गया। एक अन्य आरोपी मौके से भागने में फरार रहा। वही घटना के बाद आरोपी गुरसिद्धक सिंह को हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।